हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग को जो है डे 4 है और डे 4 के अंदर जो है हम लोग चौथा चैप्टर अपना केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से और डिटेल में कवर करने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल नहीं देखा है जिसका यूज इस चैप्टर में होना है तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो चैप्टर जाके आप लोग देखिए और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए, क्योंकि अगर वो चैप्टर आप लोग नहीं देखें तो ये इस चैप्टर में आप लोग को जो है थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो वो चैप्टर आप लोग देख लेंगे तो 100% ये वाला चैप्टर आप लोग को इजीली जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि कार्बन होता क्या है। तो बेसिकली हर वो चीज जो आप देख सकते हैं, हर वो चीज जो आप देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर जा रही है, जो जो चीज आप देख रहे हैं वो सब कुछ जो है वो कार्बन है। उन सब के अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट है, चाहे कि वो ये पेन हो, चाहे कि वो मोबाइल हो, चाहे कि वो बोर्ड हो, चाहे कि वो कैमरा हो, हर चीज के अंदर जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। तो बेसिकली कार्बन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। और कार्बन को जो है एक साइंटिफिक फॉर्मूला जो दिया गया है, वो फॉर्मूला सिंबल जो है कार्बन को क्या है, वो सी कार्बन है। कार्बन का जो फॉर्मूला जिससे हम लोग उसको डिनोट करते हैं वो हम लोग बेसिकली सी से डिनोट करते हैं। अब इस सी का जो है एक वैलेंसी होती है, जो आप लोग वैलेंसी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे मैं उसको पढ़ाने वाला हूं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और जब इसको वैलेंस किया जाता है तो वैलेंसी का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 288। तो अब सबसे पहले इस 6 में से 2 तो आ गया यहाँ पे। अब इसमें से कितना बच गया, इसमें से 4 बच गया, क्योंकि 6 में से 2 चला गया तो 4 बच गया। तो यहाँ पे जब 4 आ गया और यहाँ पे चाहिए कितना, यहाँ पे चाहिए 8, तो बेसिकली कितना बच गया, यहाँ पे 4 जो है 4 आउटर शेल बच गए। जो लास्ट के सेल होते हैं, यानी कि लास्ट की जो वैलेंसी होती है उसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, जो कि हम लोग का यहाँ पे 4 ही है और हम लोग को 8 होना चाहिए। तो बेसिकली ये 4 है। अगर 4 से कम होता तो ये जो है लूज कर देता, लेकिन 4 से ज्यादा होता तो ये दूसरे एटम से जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लेता। लेकिन अगर ये 4 है तो ये जो है ना लूज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को और ना ही गेन कर सकता है, ना ही लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। तो इसी की वजह से ये एक दूसरे एलिमेंट से या दूसरे कार्बन से मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले सेल में जो है वो 2 हो जाएंगे, सेकंड सेल में 4 हो जाएंगे। अब जब 4 हो गए तो यहाँ पे 4 बच गए, क्योंकि यहाँ पे 8 होने चाहिए। तो बेसिकली जब 4 होते हैं एलिमेंट के, कार्बन के जब 4 हैं तो ये ना ही डोनेट कर सकता है और ना ही ये गेन कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो है दूसरे एलिमेंट या खुद के कभी कभी कार्बन से भी ये मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। अब उस कोवैलेंट बॉन्ड को जो है वो हम लोग को पढ़ना है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कोवैलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि वो गुड कंडक्टर नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। और उसके बाद उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। उसके बाद ये जो है डू नॉट आयोनाइज्ड इन वाटर होता है, यानी कि अगर इसको पानी के अंदर मिलाया जाए तो ये नहीं मिलेगा, ये जो है पानी के अंदर जो है मिक्सअप नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम होता है। अब मेन ये हम लोग का खत्म हो गया एक टॉपिक। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बेसिकली एलोट्रॉप्स होता क्या है, तो एलोट्रॉप्स और कार्बन वो है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, बट जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी सेम हो और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज जिसकी डिफरेंट हो, उसी को हम लोग जो है एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अब बेसिकली ये कैसे हो सकता है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ये मैंने 4 कार्बन ले लिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो यह है तो 4 कार्बन, उन सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली 4 कार्बन है, यहाँ पे भी बेसिकली 4 कार्बन है, लेकिन ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर और ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर तो अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्क्वायर टाइप का बनाया है और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाया है। इसी तरीके से ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है, जो ये सर्कल भी बना सकता है। तो ये जो है इसका जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है वो सेम नहीं होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी सेम होती है उसी को हम लोग जो है पढ़ना है, वो हम लोग को डायमंड पढ़ना है। तो डायमंड बेसिकली डायमंड के अंदर क्या होता है, तो डायमंड के अंदर जो होता है एक कार्बन एटम जो होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है।
तो अब बेसिकली हम लोग को जो है वो डायमंड पढ़ना है। तो डायमंड में बेसिकली क्या होता है, डायमंड में जो होता है वो एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन के 4 एटम को जो है वो ले लेता है। एक कार्बन ये है और ये दूसरे कार्बन के 4 एटम को लेके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। अब उसी कोवैलेंट बॉन्ड से जो है डायमंड फॉर्म होता है। अब वो जो बॉन्ड होता है उसी को जो है हम लोग 3 डायमेंशनल भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल एक वो बॉक्स बन जाता है जो कि डायमंड का आप लोग स्ट्रक्चर जानते ही होंगे। उसके बाद जो है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। इसको जो है ब्रेक करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज के सामना कर सकता है। अब इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में जो होता है वो एक कार्बन का एटम जो है दूसरे कार्बन के 3 एटम से, कार्बन का एटम जो है वो दूसरे कार्बन के 3 एटम से जो है वो क्या कहते हैं उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब वो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग हेक्सागोनल फॉर्म कहते हैं। हेक्सागोनल फॉर्म कहने के बाद ये जो इसका जो होता है ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, स्लिपी होता है, यानी कि चिपचिपा टाइप का होता है। इसके बाद जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन सा, ग्रेफाइट जो है वो हम लोग का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये डायमंड जो है ये हम लोग का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक हम लोग का होता है कैटेनेशन, एक हम लोग का होता है टेट्रावैलेंट नेचर। तो जो हम लोग का कैटेनेशन होता है ये क्या होता है, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज मतलब जो कार्बन है वो खुद के कार्बन से जो है वो बॉन्ड बनाता रहता है, कार्बन से बॉन्ड बनाता रहता है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा, इसके अपने स्ट्रक्चर को जो है बड़ा कर सकता है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो रिंग भी बना सकता है, वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वो जो है स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिकली कैटेनेशन का क्या मतलब है, कैटेनेशन में जो है ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता जाता है और जो है अपने स्ट्रक्चर को जो है वो बड़ा करता जाता है। अब उसके बाद जो है हम लोग का जो है वो दूसरा है टेट्रावैलेंट नेचर। तो टेट्रावैलेंट नेचर बेसिकली क्या होता है, तो टेट्रावैलेंट नेचर जो है वो शेयरिंग होता है। ये टेट्रावैलेंट नेचर जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। जैसे कि इसके पास जो है कार्बन के पास 4 एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही ये जो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये शेयर कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे एलिमेंट के साथ ये जब शेयर कर देता है तो उसी को जो है वो हम लोग टेट्रावैलेंट नेचर बोलते हैं। और यही दोनों मिलकर हम लोग का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बनते हैं, जो कि अक्सर जो है 2 मार्क्स में जो है एग्जाम में आ जाते हैं कि उसमें आप लोग को कैटेनेशन की एक डेफिनेशन लिख देनी पड़ती है कि ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे टेट्रावैलेंट नेचर आप लोग को बता देना रहता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। क्यों शेयर कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही ये गेन कर सकता है ना ही लूज कर देता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कर देता है। अब इसके बाद जो हम लोग का हेडिंग है वो हम लोग की हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, नामी से जो कि आप लोग को नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिक्स हो वो होता है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। अब जैसे कि यहाँ पे एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वो होता है जिसके अंदर जो है कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी कि अगर कार्बन जो है अपने आप से एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो वो हमेशा जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको जो है हाइड्रोकार्बन कहेंगे, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सिंगल मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा, और जो वो बॉन्ड बना के जो कंपाउंड बना देगा उस कंपाउंड को जो है वो हम लोग अल्केन कहेंगे। उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, वो अल्केन कहेंगे। उसका एग्जांपल आप लोग के पास है इथेन। इसका एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, इथेन। इथेन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और उसका फॉर्मूला जो होता है उसका वो जो है इथेन होता है। अब उसके बाद जो है अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रोजन वो होता है जिसमें कार्बन जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कौन सा, डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब जब अगर वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो आप लोग को दे देता है अल्कीन्स। जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो आप लोग को दे देगा अल्कीन्स, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो आप लोग को दे देगा अल्काइंस। और जब वो डबल बॉन्ड बना देगा तो आप लोग को अल्कीन मिलेगा। उस अल्कीन का जो एग्जांपल होता है वो इथीन होता है। इसमें क्या होता है, इथेन होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इसी में अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो ENA फॉर्म आ जाती है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे कि इथेन से एन से ईन हो जाता है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गई। अब इसी में अगर ये अनसैचुरेटेड में जब ट्रिपल बॉन्ड बना देता है तो ये बन जाता है अल्काइन, और अल्काइन का जो एग्जाम्पल होता है वो इथाइन होता है। तो बेसिकली आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो अभी आगे और भी इसको मैं और भी ऑपरेट करके और अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब इसके बाद जो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। उसके बाद इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। और इथेन का क्या होता है, इथीन का C2H4 होता है, और इथाइन का C2H6 होता है।
तो ये सब जो है, ये सब आप लोग को हाइड्रोकार्बन के अंदर ये इतने फॉर्मूले याद कर लेने पड़ेंगे। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब आई होप समझ गए होंगे। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, और अनसैचुरेटेड मतलब जो है डबल या ट्रिपल दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड जो बनाते हैं उनको अल्केन कहते हैं, और अल्केन का जो एग्जांपल है वो इथेन होता है। वैसे ही अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम लोग अल्कीन कहते हैं, और अल्कीन का एग्जांपल इथीन होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको अल्काइन कहते हैं, और अल्काइन का एग्जांपल जो होता है वो इथाइन होता है। अब सिंपली ऐसे ही अगर आप लोग को समझना है कि जनरल फॉर्मूला एक होता है जिससे आप लोग समझ पाए कि उसके अंदर जो है वो कार्बन जो है वो अल्केन के अंदर कितने कार्बन है, या अल्कीन के अंदर कितने कार्बन है, और या तो फिर अल्काइन के अंदर कितने कार्बन है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अल्केन के लिए फॉर्मूला है CnH2n+2। ये फॉर्मूला होगा, इसमें जो आप लोग का n होगा वो आप लोग का एटम होगा। एटम को, इलेक्ट्रॉन को जब आप लोग यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ये कार्बन की वैल्यू होती है, ये हाइड्रोजन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि अल्केन के अंदर जो है वो कितने एटम है। वैसे ही जो है अल्कीन के अंदर पता चल जाएगा आप लोग को, वैसे ही अल्काइन का। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2n, और अल्काइन का होता है C2H2n-। टॉपिक पे जाते हैं, जो हम लोग का कौन सा टॉपिक है, वो हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म बेसिकली वो होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट जो आपका होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग ने ले लिया C4H10, यानी कि C4 ले लिया, H10 ले लिया, तो यहाँ पे कार्बन कितने हम लोग के 4 है, 1 2 3 4 कार्बन तो 4 लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये बेसिकली किससे डिफरेंट है? इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन ये कार्बन क्या है, ये एक अलग शेप बना रहे हैं, एक अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसी वजह से इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इन दोनों का जो है वो फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है इन लोग का। तो ये जो है मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसका डिफरेंट हो जाए, उसी को हम लोग जो है वो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो हम लोग का फॉर्मूला है वो हम लोग मतलब जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आप लोग ऐसे समझिए कि फंक्शनल ग्रुप में वो होता है कि कोई एटम जो है अपने हाइड्रोकार्बन में, यानी कि हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करके, हाइड्रोकार्बन जो है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। यानी कि हाइड्रोकार्बन है जो हम लोग पढ़े हैं अभी, तो हाइड्रोकार्बन क्या करता है, अपने कार्बन को जो है, हाइड्रोकार्बन जो है अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है अदर एलिमेंट से, या अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट से। क्या समझे कि जो आप लोग का फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। किससे रिप्लेस कर देता है? एक अदर एलिमेंट से जो है रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। अब पहले से वाला तो एलिमेंट है नहीं, पहले वाला एटम है नहीं, तो उसने तो चेंज कर दिया, हाइड्रोजन को हटा के उसने दूसरे उसको ले आया। अब जब हाइड्रोजन को हटा दिया तो जब हाइड्रोजन उसके साथ था तब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरी थी, लेकिन जब अब वो अदर एलिमेंट को लेके आके जोड़ दिया, अपने साथ कंबाइन कर लिया, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरी हो गई। तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसके बाद जो हम लोग का है वो हम लोग को पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये एक सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज होती है। ये कौन सी सीरीज होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी सेम होती है। फिर से समझिए, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज होती है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं और उसके बाद जो है केमिकल जो है प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, यानी कि दोनों सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। और ये जो है सक्सेसिव करता है डिफरेंस, यानी कि दो मेंबर हैं, यानी कि दो मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है, दो एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको सक्सेसिव डिफरेंस कहते हैं। वो सक्सेसिव डिफरेंस कितनी की होनी चाहिए? CH2 की होनी चाहिए या 14 मास यूनिट की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए? CH2 की होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो यहाँ एग्जांपल में CH4 है और C2H6 है, तो अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो एक कार्बन आ गया। यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H6 है, यानी कि H कितने का कितना बढ़ गया? 2H बढ़ गया। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हम लोग का निकल के आ गया? CH2। तो ये जो डिफरेंस निकल के आया CH2 का डिफरेंस, इसी डिफरेंस को हम लोग जो है सक्सेसिव जो है डिफरेंस बोल देते हैं, सक्सेसिव डिफरेंस बोल देते हैं। तो बेसिकली इसके बाद जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो बेसिकली इसी के ऊपर पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी सेम होती है। इसके बाद जो है इसके अंदर का जो है दो एलिमेंट के बीच मेंबर, दो एलिमेंट दो मेंबर, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है CH2 का होना चाहिए या 14 मास यूनिट का जो है डिफरेंस होना चाहिए। यही बेसिकली इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से बहुत जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है
पूछती रहती है, क्योंकि ये IUPAC जो है वो उसका फेवरेट है। तो अब IUPAC क्या पढ़ना है, तो IUPAC क्या होता है, ये बेसिकली एक नेमिंग है। जो नेमिंग किसने दी, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेथड को IUPAC नेम दे दिया। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है एक मेथड प्रिपेयर किया है, जिससे जो है हम लोग जो है रिएक्शन का और उसका जो है नाम बता सकते हैं, नॉमेनक्लेचर का जो है वो नाम बता सकते हैं। अब वो नाम हम लोग किससे बताएंगे, वो नाम हम लोग जो है IUPAC की हेल्प लेके बताएंगे। तो वो IUPAC जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिलीज कर दिया है। अब इसका जो है IUPAC का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, ऑफ प्योर, P से प्योर, और एंड ए से जो होता है वो अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो बेसिकली यही होता है IUPAC। इसके अंदर बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट जो आप लोग का मेन होता है, और उसके बाद सफिक्स क्या होता है। तो वर्ड रूट तो आप लोग का भी मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझे प्रीफिक्स कब लगता है और सफिक्स कब लगता है। तो प्रीफिक्स आप लोग के जो है एक एलिमेंट के पहले लगता है, प्रीफिक्स यानी आप लोग का प्रीफिक्स पहले लगता है, और सफिक्स आप लोग के जो बाद में लगता है। यानी प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर आप लोग का एलिमेंट आएगा, एलिमेंट का नेम आएगा, उसके बाद जो है आप लोग का सफिक्स आएगा। अब सबसे पहले वर्ड रूट से हम लोग समझते हैं। तो वर्ड रूट क्या होते हैं, वर्ड रूट आप लोग को 10 तक के बेसिकली याद करने की जरूरत है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो 10 तक के क्या होते हैं, पहला जो आप लोग का होता है मेथ होता है, एथ होता है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेका। तो ये कैसे होते हैं, अगर इसमें एक कार्बन होगा, अगर एक कार्बन होगा तो आप लोग का मेथ हो जाएगा, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन में ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन में नन हो जाएगा, और जो है आप लोग का 10 कार्बन जब होगा, यानी कि अगर 10 कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें आप लोग का ये डेक हो जाएगा। अब ये हुई आधी बात। अब ये आधी बात ये है, ये तो आप लोग को पढ़ने में अजीब लग रहा होगा कि आधा आधा कैसा नाम है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये क्या है। तो ये बेसिकली आप लोग को लाइन से रटने पड़ेंगे कि एक कार्बन है तो मेथ है, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। ऐसे करके आप लोग को ये सारे के सारे याद करना पड़ेंगे। अब इसके बाद इस नाम को पूरा करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, इस नाम को पूरा करने के लिए हम लोग को पड़ती है प्रीफिक्स का काम। अब प्रीफिक्स कैसे काम करता है, प्रीफिक्स ऐसे काम करता है जैसे कि किसी भी कंपाउंड के आगे, किसी भी कंपाउंड के आगे, किसी भी एलिमेंट के आगे अगर ये जो है F आ गया, यानी कि ये डैश F लिख के आ गया, तो इसको जो है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये अगर F लिख के आ गया तो इस F का हम लोग क्या नाम लिखेंगे, तो F का माइनस F है, जो डैश F है जो इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरो। ऐसा ही Cl जो हम लोग का होता है डैश Cl, तो इसको हम लोग क्लोरो कहते हैं। Br आ गया तो ब्रोमो कह देंगे, और उसके बाद I आ गया तो आयोडो कह देंगे। NH2 यानी कि ये अमोनिया होता है सीधे, NH3 अमोनिया होता है, लेकिन यहाँ NH2 है, और यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स की बात हो रही है तो अमीनो कह देंगे, यानी कि सबके आगे O लगाना है आपको। उसके आगे आप CH3 का फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसको मिथाइल कहते हैं, और CH2 CH3 के इथाइल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेथ है, यहाँ पे 1 कार्बन है तो मेथ है, और यहाँ पे आप लोग का क्या है, यहाँ पे आप लोग का जो है अगर डैश F हो गया तो फ्लोरो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कार्बन मैंने लिख दिया, और कार्बन के आगे मैंने यहाँ पे एक डैश लगा के, और यहाँ पे मैंने लिख दिया F, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है, F है। कार्बन को कितनी वैलेंसी चाहिए रहती है, 4, 1 तो इसके पास है, 3 हम और लगा देते हैं इस पे, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन मिला के इसका 4 पूरा हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन यहाँ पे कहाँ है, कार्बन का 1 कार्बन आप लोग का मेथ होता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे मेथ हो जाएगा, मेथ हो गया। अब सफिक्स हमेशा जो है पहले लगता है, तो डैश F है तो हम लोग का क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा फ्लोरो, यहाँ पे लग जाएगा, तो फ्लोरोमेथ आप लोग का ये आधा नाम कंप्लीट हो गया। अब फ्लोरोमेथ के बाद जो है बीज का नाम आ गया, और सफिक्स यानी कि पहले का नाम आ गया। अब आप लोग हम लोग चलते हैं आखिरी में, जो है सबसे लास्ट में चलते हैं। अब उसको क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स कहते हैं, यानी कि बाद वाले में, जो बाद में लिखा जाता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स में बेसिकली क्या होते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 चीज होते हैं जो आप लोग को याद करना है। वो क्या याद करना है, एक होता है आप लोग का अल्कोहल, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन, एक होता है आप लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। अगर किसी भी कंपाउंड के आगे OH लिखा होगा तो उसको आप लोग अल्कोहल कह दीजिएगा। यानी कार्बन है, कार्बन से अगर OH अटैच है, कार्बन से अगर OH अटैच है तो उसको आप लोग अल्कोहल कहेंगे। और अल्कोहल जब कहेंगे तो उसको जो लिखा जाता है उसको जो है ऑल से लिखा जाता है, उसको जो है ऑल से, OL से लिखा जाता है। ऐसे ही जब आप लोग एल्डिहाइड पे जाएंगे तो एल्डिहाइड में अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के बाद आप लोग जाएंगे एल्डिहाइड में,
तो एल्डिहाइड के बाद आप लोग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग का होता है डैश का CHO, यानी कि किसी कार्बन के साथ जो है CHO अगर ऐड है, CHO अगर ऐड है तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो शुरू से ले लेते हैं एल, इसमें जो है आखिरी में ऑल ले लेते हैं, ऑल कहेंगे। लेकिन एल्डिहाइड में अगर CHO कार्बन से अटैच है तो उसको क्या कह देंगे, एल्डिहाइड कह देंगे, यानी कि इसको एल से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, एल से करेंगे। उसके बाद आप लोग का आता है कीटोन। अब कीटोन जैसे कि कार्बन के साथ जो है एक जो है ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब अटैच रहता है तो उसको हम लोग कीटोन कहते हैं, और कीटोन को हम लोग कैसे बेसिकली उसका ओन ले लेते हैं, हम लोग ओन कह देंगे। यानी कि अगर आप लोग कहीं पर भी देख लिए कि CHO अटैच है तो उसको ओन कह देंगे। अब यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे भी C के साथ OH अटैच है, यहाँ पे भी C के साथ OH अटैच है। तो बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है हमेशा जो है कार्बन की जो चेन होती है उसके बीच में ली जाती है। एल्डिहाइड जो है वो कार्बन के बीच की चेन में से ली जाती है, और वहीं पे कीटोन जो है वो आप लोग के लास्ट के चेन के लास्ट कार्बन से अटैच होती है। अब उसके बाद जो आप लोग कहा जाता है वो आप लोग कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो है अटैच होना चाहिए कि चेन में क्या, COOH। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं ओइनिक एसिड। कौन सा आयोनिक, ओइनिक एसिड। तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बारी आती है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग एन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड जब होता है तो हम लोग एन कहते हैं। जब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह देंगे एन। ऐसे ही जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे इन हो जाएगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है आइन हो जाता है। तो ये बेसिकली आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगर मैं यहीं पे आ जाऊं तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल होगा तो ऐसे होगा, ट्रिपल होगा तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एन होगा। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन हो जाएगा, एन आ जाएगा सिंगल बॉन्ड मेड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है CH3CH2Br। अब कार्बन कितने अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन। तो सिंपली दो कार्बन में क्या होता है, एथ होता है। तो दो कार्बन हम लोग सीधे सीधे एथ लिख देंगे। अब यहाँ पे Br अटैच है, तो Br में आप आ जाइए, Br अटैच है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। तो यहाँ पे ब्रोमो लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रोमो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो के आगे क्या आएगा, जब सिंगल सिंगल नेम है तो ब्रोमो के आगे जा आ जाएगा एन आ जाएगा, यानी कि ब्रोमो इथेन। क्या नाम आ जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इथ हो गया था, एन हम लोग जो है सिंगल बॉन्ड से ले आए। अगर यहीं पे डबल बॉन्ड हो जाता तो ब्रोमो इथीन हो जाता। समझ गए होंगे। इसके आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके क्वेश्चन 100% आप लोग के 4 मार्क्स में आते ही आते हैं, और जितने ज्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग को ये है जो इजी और समझ में आ जाए। जो समझना है वो हम लोग को समझना है कंबशन, कि कंबशन होता क्या है। तो बेसिकली कंबशन वो है कि जब कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ, कार्बन कंपाउंड को जब ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट कराया जाता है तो बहुत ही ज्यादा जो है हीट प्रोड्यूस हो जाती है। कार्बन कंपाउंड को जब ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो जितनी ज्यादा जो हीट निकली है तो उसका फायदा क्या होता है, उस हीट का जो है एज अ फ्यूल जो है हर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। उस हीट को जो है फ्यूल की तरीके से जो है यूज किया जाता है, उसी को हम लोग जो है कंबशन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। किस चीज का, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड का। बेसिकली हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने किसकी, एथेनॉल की और एथेनोइक एसिड की। तो पहले जो है वो हम लोग एथेनॉल की पढ़ते हैं, फिर हम लोग जो है एथेनोइक की पढ़ जाएंगे। तो एथेनॉल में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जो इसका फॉर्मूला याद करिए कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 और माइनस का OH, CH3CH2 माइनस का OH। बेसिकली इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि C2 है तो C2 है और H इसमें कितना है, 3 2 5 है, तो C2H5OH। तो ये भी आप लोग का जो है इथेनॉल का ही फॉर्मूला है, और यहाँ पे OH है यानी कि जो है इथेनॉल हो गया। OH लगा हुआ है कि हमने बताया था पीछे आपको कि OH लगा, तो आप लोग क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। और ये एथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 कार्बन है, C2 है 2 कार्बन, यहाँ की एथ हो गया। एथ होने के बाद यहाँ पे OH लगा है, कार्बन के आगे OH लगा है, तो ये ऑल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया, पड़ गया। क्या नाम जो होता है वो एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। एथेनॉल को ही बेसिकली अल्कोहल कहते हैं। और अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, कुछ यूज होते हैं। कई अल्कोहल जैसे कि यूज हो सकता है मेडिसिन में, टॉनिक में यूज होता है, ये मेडिसिन बनाने में यूज हो जाता है, ये सिरप बनाने में, कफ की जो सिरप होती है वो बनाने में इसका यूज होता है। ये इजिली सोल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि पानी में जो है इजिली जो है मिल जाता है। हाँ, लेकिन अल्कोहल को जो है विदाउट वाटर जो है कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेरी हार्मफुल होता है। इसको जो है बगैर पानी के अगर आप लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा, इसीलिए अल्कोहल को जो है विदाउट वाटर जो है कंज्यूम। रिएक्शन पढ़ते हैं कि रिएक्शन विद सोडियम कराएंगे, तो सोडियम ये है Na, तो इसकी रिएक्शन जब आप लोग इथेनॉल से करा देंगे, ये CH3CH2OH जो है, CH3CH2OH जो है ये इथेनॉल
है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम से करा दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 2CH3CH2O यानी कि ये हम लोग को मिल गया सोडियम ऑक्साइड है। ये क्या है हम लोग का, ये जो है ऑक्साइड हो गया। कौन सा ऑक्साइड हो गया, ये सोडियम, Na लिख देता हूं मैं, सोडियम ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पे जो H2 है ये हीट की रिलीज हो रही है, ये हीट निकल रही है। तो जब इसका और उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन हम लोग की है, वो सेकंड रिएक्शन हम लोग की क्या है, जब CH3 को यानी कि CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल है, एथेनॉल को हॉट कंसंट्रेशन में H2SO4 के रिस्पेक्ट में जब इसको जो है रिएक्शन इसकी कराई जाएगी तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है CH2 और एक H2O। तो ये CH2 क्या हुआ, तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से एक H निकल के और इस H के पास एक चला गया, तो ये H2O बन गया, ये CH2 हो गया और इन दोनों में डबल बॉन्ड लग गया। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे क्या 2 कार्बन है तो मेथ एथ हो गया। एथ के आगे यहाँ पे जो है जो डबल बॉन्ड है तो इन होगा, एन सिंगल बॉन्ड होता तो एन होता, लेकिन डबल बॉन्ड होता तो इन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। तो इसका जो नाम है वो आ गया इथीन। 2 कार्बन है, 1 कार्बन में मेथ, 2 कार्बन में एथ, तो एथ और 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यानी कि इन, तो इथीन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है H2O जो है रिलीज हो जाएगी। अब बेसिकली इतना ही जो था वो आप लोग का था इसमें अल्कोहल में। अब जो है सीधा सीधा आप लोग आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड में। अब इथेनोइक एसिड आप लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इथेनोइक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, वो वीक एसिड होता है। और ये जो बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है। और वो जो है इथेनोइक एसिड कहां से बिलोंग करता है, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जो है इसी का जो दूसरा नाम होता है उसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। यानी कि एसिटिक एसिड, वीक एसिड, एसिटिक एसिड और जो है इथेनोइक एसिड, ये सब कुछ एक ही चीज का नाम है। अब इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी चीज में 5 से 8% जो है इथेनॉल मिला देंगे, 5 से 8% जो है उसमें जो है आप लोग इथेनोइक एसिड मिला देंगे। क्या मिला देंगे, इथेनोइक एसिड। 5 से 8% इथेनोइक एसिड जब मिला देंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आप लोग को जो है डिजॉल्व जब हो जाएगा वो, तो उसको आप लोग को जो मिलेगा वो विनेगर मिल जाएगा। विनेगर जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, विनेगर की सीरम जो है वो आप लोग को मिल जाएगी कितने परसेंट पे, 5 से 8% पे इथेनोइक एसिड को मिलाने पे। अच्छा, इसकी जो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो प्योर इथेनोइक एसिड में, यानी कि जब ये प्योर होता है, एकदम प्योर होता है, तो इसकी इथेनोइक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, वो 290 केल्विन होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, लेस है, इतनी कम नहीं होनी चाहिए। इसी की वजह है कि ये जब विंटर होती है, सर्दी होती है, तो इथेनोइक एसिड जो होता है ये जम जाता है। तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम दिया गया है जमने की वजह से, क्योंकि ये इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसका जो नाम दिया गया है कि सर्दियों में इसलिए जम जाता है, तो इसीलिए इसको जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम लोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा कम होती है और सर्दियों के टाइम ये जो होता है अक्सर जो जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो अक्सर जो है ये जम जाता है। क्या जम जाता है, इथेनोइक एसिड जो है वो जम जाती है। अब उसके बाद इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। तो इथेनोइक एसिड की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। अब एस्टर किससे मिलता है, जब इथेनोइक एसिड को जो है हम लोग अल्कोहल से, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथेनॉल से जब रिएक्शन करा देंगे, यानी एक इथेनोइक एसिड दूसरा इथेनॉल, इथेनॉल का दूसरा नाम है अल्कोहल, यानी कि इथेनोइक एसिड और अल्कोहल, इन दोनों की जब साथ में रिएक्शन होगी तो हम लोग को क्या मिलेगा, ईस्टर मिलता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सर्टिफिकेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सर्टिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आप लोग कहोगे CH3COOH, यानी कि CH3COOH, ये आप लोग कहोगे या इथेनोइक एसिड, ये आप लोग कहोगे इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे आप लोग आ जाइए CH3 क्या होता है, CH3 होता है इथाइल, मेथ होता है मिथाइल, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, पहला कार्बन है ना, तो यह है मिथाइल। अब CH3 को मिथाइल के साथ, ये हो गया मिथाइल। अब मिथाइल के बाद ये क्या है, CH2OH, ये जो है CH3 जब इनको जोड़ देंगे, ये अकेला जो है वो मिथाइल है, लेकिन जब CH3 और CH2OH, यानी कि CH3 CH2OH, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आप लोग कहोगे अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल हो गया। तो जब एसिटिक एसिड को, इथेनोइक एसिड को
जो है हम लोग जो है इथेनॉल से के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, एसिड जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को क्या मिलता है, वो हम लोग को ये जो इतना एसिड जो मिला है ये हम लोग को एक ईस्टर मिल गया है। CH3 और डैश C के साथ जो कार्बन है वो 2 है, उसके बाद एक कार्बन, फिर CH2, फिर CH3, फिर H2O, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया। एसिड की रिएक्शन कैसे होती है, उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सर्टिफिकेशन रिएक्शन। अब उस एक्सर्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, उस एक्सर्टिफिकेशन रिएक्शन में ये होता है कि एथेनोइक एसिड को जब हम लोग अल्कोहल के साथ मिला देते हैं, अल्कोहल मतलब इथेनॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो इथेनॉल के साथ जो है मिला के इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को एक ईस्टर मिलता है। अब ये ईस्टर क्या होता है, ये ईस्टर जो होता है, ये जो ईस्टर जो होता है वो आप लोग को जो है एक स्वीट होता है, एक स्वीटी टाइप का होता है, इसीलिए ईस्टर का जो यूज होता है वो आप लोग का यूज अक्सर जो है साबुन वगैरह, सोप वगैरह में जो हो जाता है, सोप वगैरह में जो है ईस्टर का यूज होता है, क्योंकि और परफ्यूम में इसका यूज हो जाता है। मेन परफ्यूम में क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो होता है इसकी स्मेल जो होती है बहुत ही ज्यादा स्वीट होती है एंड जो है अच्छी होती है, तो लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर परफ्यूम में जो है इसकी जो है परफ्यूम में इसका यूजेस किया जाता है, और सोप वगैरह में भी कर दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि साबुन वगैरह अक्सर जो है वो अच्छे खुशबूदार महकते रहते हैं। तो किस वजह से महकते हैं, वो जो आप लोग का ईस्टर की वजह से मिलते हैं। जो ईस्टर कैसे बनता है, एक इथेनोइक एसिड और एक इथेनॉल को मिला के ईस्टर बन जाता है। अब इसके बाद जो है ईस्टर प्लस बेस को, यानी कि ईस्टर जो आप लोग का बन गया, अब उस ईस्टर को जो आप लोग किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आप लोग को फिर से जो है वो अल्कोहल मिल जाएगा, यानी कि एथेनॉल मिल जाएगा। तो आइए इसकी जब दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ये नीचे दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे कि CH3CO C2H5, यानी कि ये हो गया इथेनोइक एसिड। इसको जब है NaOH के साथ हम लोग रिएक्ट करा दिए, NaOH के साथ जब रिएक्ट करा दिए तो हम लोग को 2 चीज मिल गया। अब वो 2 चीज क्या है, एक तो है C2H5OH, यानी कि एक हम लोग को अल्कोहल मिल गया, और दूसरा जो है वो हम लोग को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, यानी कि CH3COONA। इसको जो हम लोग कहते हैं उसका नाम जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बेसिकली यही आप लोग का सोप होता है। तो ये सोप आप लोग को कैसे मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो गई तो इसमें से अल्कोहल निकल गया। अब वो अल्कोहल जब निकल गया तो अल्कोहल के साथ साथ हम लोग का जो है सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड में निकला, जिसको CH3COONA कहते हैं, और वही जो है वो आप लोग का सोप है। इस रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये बेसिकली आप लोग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सिंपली उसमें आप लोग को क्या करना है, उसमें आप लोग को ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख देना है, या आप लोग को अल्कोहल लिख देना है, इसका नेम कर देना है। उसके बाद आप लोग को सोप जो है वो बता देना है कि इसमें जो आप लोग को मिलता है वो अल्कोहल के साथ साथ आप लोग को एक सोप भी मिल जाता है। तो बेसिकली यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर, होल चैप्टर। आई होप कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया होगा और आपको हर पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो इसका जो है बेनिफिट अपने दोस्तों को भी उठवाइए कि वो भी जो है इसको पढ़ के ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में जो है मार्क्स ला सकें और अपना जो है एक लेवल जो है वो बूस्ट अप कर सकें। क्योंकि अब हम लोग के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अब लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे मेहनत से पढ़ना है। ये सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन लेके बैठना है और उसके साथ ये इसके नोट्स बनाते जाना है, और नोट्स बनाने के बाद इसकी जो है प्रैक्टिस करना है, इसके एग्जांपल लगाना है, IUPAC नोमेनक्लेचर के जो है वो एग्जांपल लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है, जिससे आप लोग का पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 100% तैयार हो जाएगा और आप लोग जो है फुल मार्क्स अपने साइंस में ला सकते हैं। ओके, तो शेयर करें कि ये वीडियो में आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर बेनिफिट हुआ है तो कितना ज्यादा दोस्तों तक फैलाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, टिल देन।